existing situation in education sector. Now, question hour. More initiative from. Question number 1, Dr. Bhim Singh ji. महोदय, क्वेश्चन नंबर 1. Honorable Minister. Now, first supplementary, Dr. Bhim Singh ji. महोदय, हम भारत सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि रोजगार सृजन के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है और कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, IIT, शिक्षा संवर्धन योजना, और इन सारे उपायों से इन्होंने बताया कि 2016-17 से वर्ष 25-26 तक 31 अक्टूबर तक 49,12,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। ये अच्छी बात है। हम सरकार से सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि ये जो 49,12,000 नियुक्त लोग हैं, इनमें बिहार के लोगों की, बिहार के नौजवानों की संख्या कितनी है? Honorable Minister. चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने बिहार में रोजगार निर्माण हेतु अपना प्रश्न पूछा है। माननीय चेयरमैन सर, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि देश में रोजगार का अवसर बढ़े, रोजगार मिले, और रोजगार मिले इसलिए एक व्यवस्था खड़ी की जाए। उसके लिए नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल हमने एक एम्प्लॉयमेंट के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया है, और उसके पार एम्प्लॉयर और जॉब सीकर दोनों का रजिस्ट्रेशन होता है, और ये रजिस्ट्रेशन के आधार पर वो स्वयं कहाँ रोजगार की अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जो रोजगार के लिए बिहार से कुल मिला के 53 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा, और उसमें से 39.80 शॉर्टलिस्ट करा गया और उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले सुनिश्चित करा गया। Second supplementary, Dr. Bhim Singh ji. महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 3,280 रोजगार मेलों का आयोजन बिहार में किया गया और इसमें 8,492 नियोक्ताओं ने भाग लिया। अब इन्होंने संख्या भी बताई कि बिहार में इतने लोगों को रोजगार उससे माध्यम से मिला है, तो यह संख्या मुझे कम दिखाई पड़ती है। हम यह जानना चाहते हैं कि जो 8,492 नियोक्ता भाग लिए, उसमें से कितने नेशनल स्तर के नियोक्ता कंपनियों ने भाग लिया और कितने स्थानीय नियोक्ता कंपनियों ने भाग लिया? Honorable Minister. जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन कर दूँ। मैंने जो पहले रिप्लाई दिया वो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के द्वारा नियोक्ता और जिसको जॉब मिली है उसका फिगर दिया है। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जॉब फेयर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अपने स्टेट में जॉब फेयर करा जाता है। जॉब फेयर दोनों के ओर से होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। सही बात है कि 3,280 जॉब फेयर हुआ और उसको ये संख्या कम लगी कि 8,492 एम्प्लॉयर्स उसमें उपस्थित रहे, लेकिन 8,492 में कई कंपनी ऐसी है, एक कुल मिला के 8,492 है। एक कंपनी 2 बार भी भाग लेती है, 3 बार भी भाग लेती है, 4 बार भी भाग लेती है। तो जब एक बार जॉब फेयर होता है तो 10, 15, 20, 25 कंपनियां आ जाती है, और ये भी कंपनी हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं जिस क्लस्टर में जॉब फेयर करते हैं वहाँ कौन सा स्किल मैन पावर है और कंपनी को कैसे स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ये पहले मैप करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं और जॉब फेयर करते हैं। ये जॉब फेयर में कुल मिला के हमें जॉब सीकर 4,50,000 युवा ने जॉब फेयर में भाग लिया, और उसमें से जब बातचीत हुई, इंटरव्यू हुआ,
तो उसमें से 90,000 युवाओं को शॉर्टलिस्ट करा गया और फाइनली 43,000 लोगों को जॉब दी गई है। और उनके लिए माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा है कि स्टेट से और नेशनल लेवल की कई बार कई कंपनी देश में भी काम करती है, स्टेट में भी काम करती है, कोई 2-3 स्टेट में काम करती है। जो भी कंपनी नियरेस्ट उसको जिस टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी आती है, उसमें सेंट्रल स्टेट लेवल की और लोकल कंपनियों ने भी भाग लिया है। Third supplementary, Randeep Singh Surjewala ji. Thank you, Chairman, sir. Sir, my specific question to the Honorable Minister is, National Career Service, I'm surprised that you don't even publish data of how many people are employed. Sir, the biggest employer continues to be Government of India and the PSUs. And many times in this house, government has answered on the number of vacancies in Government of India and PSUs. Will the minister tell as to how many vacancies currently exist in Government of India, the principal employer and its PSUs? For how long and by when do you propose to fill them up? For the number of vacancies, according to me, including in armed forces and paramilitary forces and police forces, are over 3 lakh in armed forces and police forces alone, and total is about 30 lakh. Will the minister inform the House? Honorable Minister. चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल की बात करी है। ये ज़रूरी है, बदलते समय में अलग अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट करके, अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी का समय है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर दोनों अपनी आवश्यकता के अनुसार मैन पावर हायर कर सके और जिसको जॉब चाहिए वो एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के द्वारा एक ही जगह पे जाके अपनी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सके। उसके लिए हमने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल का प्लेटफॉर्म को क्रिएट करा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 1 दशक में ये प्लेटफॉर्म आज रोबस्ट हो चुका है और ये प्लेटफॉर्म नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे आज 55 लाख कंपनियां जुड़ी हुई हैं। सभी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट देने वाला प्लेटफॉर्म उसके साथ इंटीग्रेट हुआ है। ये प्लेटफॉर्म के साथ प्राइवेट पोर्टल 33 ज्वाइन हुआ है। आज कोई भी व्यक्ति वहां जाके रजिस्ट्रेशन करे, आज 6 करोड़ से अधिक जिसको जॉब चाहिए ऐसे युवाओं ने वहां पर रजिस्ट्रेशन कुल मिला के कराया है 10 साल में, और उसमें से जिसको जॉब मिल जाती है ऐसे लोग वहां से जॉब भी पा सकते हैं और उनके लिए उस ये ही प्लेटफॉर्म पर शॉर्टलिस्ट भी हो जाता है और उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी उपलब्ध हो जाती है। माननीय चेयरमैन सर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल को हमने ई माइग्रेट पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करा। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल को हमने मेरा युवा भारत के साथ इंटीग्रेट करा, स्किल डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेट करा, ताकि कहाँ भी जॉब की अपॉर्चुनिटी हो तो एक ही सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म से उसको पता चले। और जो व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है, नोएडा की कंपनी है और वो चाहे कि मुझे नोएडा के आजू बाजू इंजीनियर चाहिए, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जाके वो देखेंगे कि नोएडा के आजू बाजू के कोई सिविल इंजीनियर ने जॉब के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करा है, तो उसको स्पेसिफिक इंटरव्यू के लिए बुला के उसको जॉब दे सकते हैं। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल का बहुत अच्छा उपयोग भी हो रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, धीरज रखिए। धीरज नहीं रखी, इसका ही बहुत नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी You have also asked the आपने जो entire questions पूछा है, department, not one single department. You have सरकार you ने- made your question for the whole department. So many departments. Let him सरकार answer. ने, मैं उसका भी जवाब दूंगा, एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमारी सरकार तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हर 1, 2 महीने, 3 महीने आज तक कुल मिला के 18 जॉब मेला करा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और हर 2 महीने में 75,000, लाख, 1.5 लाख, 70,000 ऐसा करके 18 जॉब फेयर में हमने 11,39,000 लोगों को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब प्रोवाइड करी है। प्राइवेट सेक्टर में कैसे हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा, यही क्वेश्चंस का आगे का रिप्लाई आएगा, तब मैं दूंगा
तो कि लंबा ना हो जाए, वो भी आपको जवाब मिलेगा। बहुत परफेक्ट मैं जवाब दूंगा, फिगर के साथ दूंगा और कंपैरिजन के साथ दूंगा। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी। के जवाब में कहा गया है कि एनएससी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टेट और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से कुल 407 मॉडल कैरियर सेंटर्स बनाए गए हैं देश भर में। हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि इन 407 में से बिहार में कितने हैं? नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के अलावा देश में 407 मॉडल कैरियर सेंटर चल रहा है। वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम मिलकर करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट उसको चलाती है और हम उसमें जो मेन पावर है वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसे 39 सेंटर बिहार में भी चल रहा है और वो भी जॉब फेयर करके युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए एक सेतु के रूप में काम करते हैं। फिफ्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर सिकंदर कुमार जी। धन्यवाद सर। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष हमारे देश भारत में कितने रोजगार मेलों का आयोजन हुआ और इन रोजगार मेलों के माध्यम से कितने युवाओं का प्रशिक्षण हुआ और इस प्रशिक्षण के माध्यम से कितने युवाओं को रोजगार मिला। धन्यवाद। चेयरमैन सर, कुल मिला के पिछले एक साल में देश में कुल मिला के 18,000 जॉब फेयर सारे देश में आयोजन करा गया और 18,000 जॉब फेयर में कुल मिला के 2.22 करोड़ लोगों को जॉब दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 श्रीमान जीसी चंद्रशेखर जी। The third supplementary श्रीमती सुलादा देव। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है क्या उसका मैंने ठीक तरह से सर्वे और असेसमेंट कभी हुआ है? पूरे भारतवर्ष में किस तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम कर रहा है और ख़ासकर मैं उड़ीसा के बारे में पूछूंगी। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सर्वे में कितने में 5 साल में कितने एप्लीकेशंस एम्प्लॉयमेंट में डाले गए हैं, कितने यूथ युवाओं को नौकरी मिली है, मैं ये जानना चाहती हूँ माननीय मंत्री से, खासकर उड़ीसा के लिए भी। थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, एम्प्लॉयमेंट सर्वे एक नेशनल पहले NSSO के द्वारा होता था। अभी हमने उसके मैपिंग के लिए एक नेशनल पीरियोडिकल सर्वे करके PLFS के द्वारा हम उसको मैप करते हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जा रहा है। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं आपको फिगर के साथ बताऊंगा कि लास्ट ईयर यानी कि 2024 में रिजर्व बैंक के क्लेम डेटा पब्लिश हुआ और क्लेम डेटा हमारे समय में आता है ऐसा तो नहीं है। रिजर्व बैंक तो 1935 में बनी थी और 80 से डेटा क्रिएट करना चालू हुआ और सभी सरकार में वो डेटा पब्लिश होता है। मुझे 2003 से 2004 कुल मिला के 2003-04 में 44.23 करोड़ एम्प्लॉयमेंट था और 2014-15 में एक दशक में वो बढ़ के 47.15 करोड़ हुआ। मेरा डेटा नहीं है, रिजर्व बैंक का डेटा है।
क्लेम का डेटा है जो पहले से पब्लिश करते हैं, तो बताता है कि एक दशक में 2004 से 2014 एक दशक में 2.9 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। और यही रिजर्व बैंक में यही क्लेम डेटा अभी जो 2014 में पब्लिश हुआ उसमें एम्प्लॉयमेंट 64.33 करोड़ हुआ, यानी कि 17 करोड़ लोगों को भारत सरकार ने एक दशक में जॉब दिया। जो आपका क्वेश्चन था 11 लाख जो गवर्नमेंट में जॉब दी, प्रधानमंत्री ने जॉब फेयर के लिए दिया। क्लेम डेटा बताता है कि 17 करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ। ये नौकरियां सारे देश में है, उड़ीसा में भी उससे कई लोगों को नौकरी मिली होगी। उद्यम पोर्टल से आप पता लगा सकते हैं कि देश में एमएसएमई का ग्रोथ हुआ। जब एक एमएसएमई पैदा होती है, एक छोटा उद्योग पैदा होता है, तो 4.3% लोगों को, एक्सपर्ट डेटा ऐसा कहता है कि 4.3% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। हमारी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बैठिए प्लीज। हमारी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए समय के साथ कदम उठाया। आपने देखा होगा मोदी 3 गवर्नमेंट के पहले ही बजट में सरकार ने 4.1 करोड़ जॉब निर्माण के लिए प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के द्वारा घोषणा करी, जिसमें स्किल डेवलपमेंट लिया गया, जिसमें एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव की स्कीम लाई गई। ऐसे कई कार्यक्रम हमने कंटिन्यू चलाया। स्टार्टअप, स्टैंड अप जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, जॉब भी बढ़े, और उसका नतीजा ये निकला जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है, जो डेवलप्ड कंट्री के बराबरी, और डेवलप्ड कंट्री से, कई डेवलप्ड कंट्री से भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, talking of job growth, is there any estimate on the number of job opportunities created by the gig economy? जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा जो उनको मौके मिल रहे हैं, क्या उनके आंकड़े माननीय मंत्री जी ने, मंत्रालय ने उनका संज्ञान लिया है, और वह है तो क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। गिग वर्कर्स एक उभरती हुई नई आर्थिक एम्प्लॉयमेंट गतिविधि है, जो पहले समय में गिग वर्कर का कंसेप्ट नहीं था, बट अभी प्लेटफॉर्म आ गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, और ऐसे कई कंपनियां आज ये प्लेटफॉर्म पर एम्प्लॉयमेंट दे रही है। डे बाय डे आज एक अनुमान है कि देश में एक नीति आयोग का सर्वे था, लेकिन वो 2 साल पुराना था, लेकिन अभी 1.5 से 2 करोड़ गिग वर्कर्स होंगे। ये 1.5 से 2 करोड़ गिग वर्कर्स उसको एक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो, इसलिए हमने जो 4 कोड लागू करे हैं, एक कोड में भी हमने दुनिया में पहली बार गिग वर्कर्स की डेफिनेशन हमने तय करी। उसके लिए कानूनी प्रावधान करा ताकि उसको सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको हेल्थ सिक्योरिटी मिले, और उसकी आर्थिक गतिविधि स्मूथ चले, उसके लिए भी कानूनी प्रावधान करने वाला देश पहला बना है। ये हमारे लिए महत्व की बात है। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान ए रहीम अवर्गल। Thank you, sir. Thank you for this opportunity. Sir, according to the PLFS and according to the last economic survey report, the one trend is very clear. That is, the permanent employment has been reducing in our country. So, in this light, I would like to ask an important question. The increasing trend of contractualization of labor in the public sector is leading to an invisible and systematic elimination of constitutionally guaranteed opportunities for marginalized sections, which means reservations. In view of this, whether the government is ready to undertake a comprehensive study on the impact of contractualization on employment elasticity, particularly its adverse effect on reservation policies, and whether data has been collected or will be collected on the number of
candidates belonging to SC, EST, OBC categories who have lost access to regular employment opportunities due to the shift towards contractual labor. Honorable Minister. चेयरमैन सर, देश में सभी लोगों को रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपना परिवार को अच्छी तरह से चला पाए, वो सुनिश्चित करना हमारी सरकार ने हमेशा प्राथमिकता दी है। और इसलिए ही देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ऐसे कई कार्यक्रमों से देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 2017-18 में 52% था, वो 23-24 में 58% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ। जो कैजुअल लेबर्स है, जो कम सैलरी में काम करने वाले लेबर है, उसका हित, उसको प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए लेबर कोड में भी हमने सुनिश्चित करा है कि भाई कोई व्यक्ति को कोई भी जगह पे जॉब मिले और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नौकरीदाता भी करे, कभी उसका अधिकार को डिनाई ना कर सके। इसलिए हमने लेबर कोड में भी सुनिश्चित करा है कि किसी को भी जॉब मिलती है तो उसको एम्प्लॉयमेंट लेटर कंपलसरी कर दिया है। कई बार ऐसा होता था कि कोई इंसिडेंट हुआ, कोई घटना हुई तो कहे कि ये तो हमारे यहाँ रजिस्टर है ही नहीं, तो उसको सोशल सिक्योरिटी का लाभ नहीं मिलता था। ये उसको सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिले। और जो SC ST के लोग हैं उसके लिए भी जॉब फेयर में और जॉब के लिए और मॉडल कैरियर सेंटर में हमने व्यवस्था करी। स्पेशल SC ST के लिए भी चालू करा है ताकि हमारे SC ST युवाओं को स्किलिंग करा जाए, उसको जॉब फेयर में बुलाया जाए और उसको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिले। और वैसे ही जो नॉन परमानेंट जॉब पर काम करने वाले लोग हैं उसमें भी हमें यही फिगर बताता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, जॉब भी बढ़ी और उसमें से उसका लाइफ भी ऊपर आया, उसकी सैलरी भी बढ़ी। कैजुअल लेबर जो नॉन परमानेंट जॉब पर थे वो 2022-23 में 24.9% से घटकर 19.8% हुआ, यानी कि लो सैलरी में काम करने वाले लोगों की संख्या कम हुई। यानी कि देश में सामान्य काम करने वाले लोगों को भी ज़्यादा पैसा मिलने लगा है, ताकि देश की इकोनॉमी जो आगे बढ़ रही है उसका भी एक प्रतीक है। कुल मिला के देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। और सचमुच में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाला हमारा देश, वहाँ 3.5% से कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, देश के युवाओं के हाथ में जॉब हो, काम हो, उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो, ये मोदी गवर्नमेंट ने सुनिश्चित करा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमान रतनजीत प्रताप नारायण सिंह जी। ऑनरेबल मिनिस्टर। उत्तर सभा पटल पर रखा गया। द फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्रीमान रतनजीत प्रताप नारायण सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को और उनके मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसी वित्तीय वर्ष में कुशीनगर जनपद में पासपोर्ट केंद्र ऑफिस खोला, जिससे बहुत लोगों को वहां फायदा हुआ। और एक नया आधुनिक जिला पोस्ट ऑफिस भी कुशीनगर में उसका काम शुरू हो गया है, अगस्त 2026 तक बनना तैयार है। साफ तौर से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तमाम योजनाएं चली हैं डाक निर्यात केंद्रों की, जिससे बहुत फायदा एक्सपोर्ट के लिए होगा। कुशीनगर बुद्ध भगवान की पावन धरती है। मैं माननीय मंत्री जी से साफ पूछना चाहूंगा, क्या कुशीनगर को भी डाक निर्यात केंद्रों से जोड़ने का काम किया जाएगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सूचित करना चाहता हूं माननीय सदस्य को और संसद को भी कि इंडिया पोस्ट भारतीय डाक सेवा के आधार पर देश के वितरण प्रणाली में सबसे उपयुक्त वितरण प्रणाली पूरे विश्व में आज भारत में इंडिया पोस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। और केवल डाक और पार्सल नहीं, लेकिन सामान्य मानवी के लिए हर संभव सेवा सरकार की और निजी क्षेत्र की हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत मजबूत ढांचा माननीय सांसद के क्षेत्र में कुशीनगर जिले में भी डाक विभाग ने खड़ा किया है। एक हेड ऑफिस है पडरौना में जो इनका गृह क्षेत्र है, करीब 20 हमारे सब पोस्ट ऑफिस हैं, 203 हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं। और इन्होंने सही कहा कि माननीय राज्य मंत्री के द्वारा वहाँ एक पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत हुई, जिसके आधार पर पिछले एक साल में ही 5,930 हमारे देश के नागरिकों के लिए पासपोर्ट उस पासपोर्ट केंद्र से बन चुके हैं। डाक निर्यात केंद्र भी हमारी कोशिश सदैव है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है अध्यक्ष जी, कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो और देश के निर्यात में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों की एक बड़ी भूमिका रहती है, वहाँ ही छोटा ही हस्तशिल्प, छोटा एक एक्सपोर्टर की भी उतनी बड़ी भूमिका रहती है, खास करके एमएसएमई सेक्टर में। 40% इस देश का निर्यात हमारा एमएसएमई सेक्टर से आता है। और उसी विचारधारा के आधार पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर हम लोग ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के आधार पर पूरे देश में 1013 डाक निर्यात केंद्र हम लोग ने स्थापित किए हैं। उन 1013 डाक निर्यात केंद्र से करीब करीब 13.25 लाख शिपमेंट्स आज के दिवस तक हो चुके हैं, करीब करीब 300 करोड़ रुपए के, और 28,000 एक्सपोर्टर्स इस डाक निर्यात केंद्र के प्रणाली के साथ जुड़े हैं। माननीय सांसद को बड़ी खुशी होगी ये सुनते हुए भी कि कुशीनगर में पडरौना हेड ऑफिस में डाक निर्यात केंद्र सितंबर 2023 से संचालित है और पिछले एक वित्तीय वर्ष में ही 50 के करीब 38 आर्टिकल्स का निर्यात इनके जिले से भी विश्व को हुआ है। इससे इनको भी बहुत खुशी होगी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान रंजीत प्रताप नारायण सिंह जी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से आता हूं, बिल्कुल ही रूरल एरिया है सर, और गांव पर कौन कौन से इन्होंने योजनाएं डिजिटली और बाकी जो रूरल क्षेत्रों में जो पोस्ट ऑफिस खुले हैं उसमें कौन कौन से स्कीम्स और क्या क्या इस मंत्रालय ने उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन से नियम और कानून और कौन कार्य इस मंत्रालय ने किया है? ऑनरेबल मिनिस्टर जी। सर, डाक विभाग भारत की सेवा में पिछले कई दशकों से लगा हुआ है और हमारी जो वितरण प्रणाली है, करीब हमारे 6.5 लाख गाँव में देश में हमारे 1,65,000 पॉप्स हैं, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस हैं डाक केंद्र के आधार पर। इसमें से केवल 10% अध्यक्ष महोदय शहरी क्षेत्र में है और 90% हमारे डाक केंद्र ग्रामीण अंचल में है। भारत सरकार की यही सोच है और हमारी पहली बार ये प्रयास रही है हमारे विभाग में कि हम लोग एक सुचारू रूप इस विभाग को दे पाएँ। पहली बार हम लोग ने डाक विभाग के अंतर्गत हमने 6 वर्टिकल्स बनाई हमारे अलग अलग बिजनेस लाइंस के लिए। मेल्स है, पार्सल्स है, इंटरनेशनल बिजनेस है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, हमारी पीएलआई और आरपीएलआई है, और इसी के साथ हम लोगों का एक पीओएसबी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक भी है। इस वितरण प्रणाली के आधार पर आपके द्वारा सांसदों को और देश को भी मैं सूचित करना चाहता हूं सर कि हमारी सुकन्या समृद्धि योजना के आधार पर आज हमारे करीब करीब 4.25 करोड़ खाते संपूर्ण देश में खुले हुए हैं। हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के आधार पर करीब 38 करोड़ खाते पूरे देश में खुले हुए हैं, जहां 22 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट हुआ है, जो पिछले 10 वर्षों में 3.5 गुना वृद्धि हुई है 6 लाख करोड़ से। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हम लोगों की स्वतः 100% भारत सरकार की इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई और 2018 में, और आज तक 13 करोड़ खाते हैं और हम लोगों का करीब करीब 1,37,000 करोड़
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम से हम लोगों का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से वितरण हुआ है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में हमारे करीब 1 करोड़ 25 लाख खाते हैं और 2 लाख करोड़ की हम लोगों की डिपॉजिट इसके आधार पर है। पासपोर्ट सेवा केंद्र हमारे 452 हैं, जिसके आधार पर 2 करोड़ पासपोर्ट्स पूरे देश में डाक खाने के द्वारा बने हुए हैं और आधार इनरोलमेंट और अपडेशन में 14 करोड़ नागरिकों के आधार अपडेशन हमारे 13,352 पोस्ट ऑफिस से हुए हैं। डाक निर्यात केंद्र की सूची मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं और हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में अध्यक्ष जी, वर्तमान में हमारा डाक विभाग भारत सरकार का कॉस्ट सेंटर है, मतलब वित्तीय सहायता की हम लोगों को ज़रूरत है। हमारी कोशिश है कि विश्व के सबसे एक सुदृढ़ डाक विभाग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बना पाएँ। नए नए बिजनेस वर्टिकल्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया एम्फी के साथ हम लोगों का एक MOU हुआ है KYC म्यूचुअल फंड कस्टमर्स के लिए बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसी के साथ माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। BSNL का सिम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी कोशिश रही है कि हर वित्तीय वर्ष हम लोग वृद्धि बताएं। पिछले 1 साल के आंकड़े आपके समक्ष में रखना चाहता हूं सर। 2022-23 में 23-24 में हम लोगों का टोटल रेवेन्यू 12,800 करोड़ था। 24-25 में हम लोगों का टोटल रेवेन्यू 13,218 करोड़ रहा था, मतलब केवल 3% की वृद्धि हुई थी। अब राज्य मंत्री जी और हमने और सचिव ने और सभी लोग ने मिलकर हमारे सारे CPMGs के साथ उनके द्वारा टारगेट सेटिंग हम लोग ने करवाया है, ताकि एक नई गति हम लोग डाक विभाग को दे पाएं। और पिछले 9 महीनों का रिजल्ट्स मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में 95% वृद्धि हुई है, 328 करोड़ पिछले वर्ष से 650 करोड़ इस वर्ष। वैसे ही हमारे पार्सल में 12% वृद्धि हुई है, PLI और RPLI में 11% वृद्धि हुई है। मतलब 9 महीने की अवधि में इस वर्ष, जहां पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में केवल 3% रेवेन्यू इंक्रीज हुई थी, इस वर्ष 10% रेवेन्यू इंक्रीज इन 9 महीने में हमने करके दिखा दिया है सर। और हमारी ये संभावना है कि जब तक ये 1 साल 3 महीने और निकलेंगे, बहुत अच्छे आंकड़े आपके समक्ष हम लोग अप्रैल के माह में सदन के पटल पे भी रख पाएंगे। इस विश्वास के साथ हमारे 4.5 लाख डाक कर्मी रात और दिन और रात एक कर रहे हैं भारत माता की सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती राजादी जी। Respected Chairman, sir. There were many technical glitches in the implementation of the second phase of advanced postal technology in August. The glitch resulted in delays in every step, and some booking counters were closed because of the inability to serve the customers. Customers and business communities across different parts in India had raised concerns about the lack of preparedness with which the ministry rolled out the second phase. Has the ministry addressed all the glitches, and what is the status of implementation of advanced postal technology second phase? Had the ministry assessed the possible impact of these changes, including disruption in the supply chain and logistics sector, before implementing these measures? Thank you, sir. Honorable Minister. सर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सांसद महोदया के द्वारा पूछा गया है। सब जब परिवर्तन आता है और नए सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, तो जब वो ट्रांजिशन फेज़ होता है, हाथ से लिखा हुआ लेखा सिस्टम या एक रूडिमेंट्री, मतलब एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से एक सुदृढ़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, तो उस ट्रांजिशन फेज़ में ज़रूर कठिनाइयाँ होती हैं। और IT 2.0 के अंतर्गत जो APT एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी नया सॉफ्टवेयर हम लोग ने इंस्टॉल किया है, ये मेघराज 2.0 क्लाउड
ओपन एपीआई आर्किटेक्चर के आधार पर हम लोग ने क्रियान्वयन किया है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि जैसे संचार विभाग में हम लोग ने अपना स्वतः भारतीय डिजिटल 4G स्टैक का क्रियान्वयन किया है, वैसे ये एपीटी सोल्यूशन भी संपूर्ण रूप से 100% स्वदेशी है। हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पोस्टल टेक्नोलॉजी भारतीय डाक विभाग का ही सॉफ्टवेयर विंग ने इस एपीटी सोल्यूशन को क्रियान्वयन किया है। शुरुआत में 15-20 दिन के लिए कठिनाई थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब ट्रांजिशन होता है तो ग्लिचेस होती हैं, उसके लिए हम लोगों को पैचेस बनाने पड़ते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर पैचेस भी बना दिया है। 1,65,000 पोस्ट ऑफिस अब पूरी तरह से स्ट्रीमलाइंड हैं। सारे 23 पोस्टल सर्कल्स हमारा एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, और ये एक बहुत गति देगा जो वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था पिछले वर्ष, इंडिया पोस्ट को एक वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने पूर्व उत्तर में कहा था कि जो 6 वर्टिकल्स हमने पहली बार बनाई हैं, और ये भी मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, आपको खुशी होगी ये जानते हुए कि पहले बार सर भारतीय डाक विभाग ने एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हायर किया है, क्योंकि आज पोस्टल डिपार्टमेंट भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। सीटीओ हमने हायर किया है, एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हायर किया है, और इस सीटीओ के द्वारा इन 23 सर्कल्स के साथ 1,65,000 पोस्ट ऑफिसेज का हर ट्रांजैक्शन उसी सॉफ्टवेयर में लिखित रूप से एक्नॉलेज किया जाएगा रिपॉजिटरी में, और हमको मालूम पड़ेगा कि एक एक नागरिक कितने ट्रांजैक्शंस कर रहा है, किस वर्टिकल्स में कर रहा है, ताकि पोस्टल डिपार्टमेंट क्रॉस सेलिंग भी कर पाए कि जो व्यक्ति सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज ले रहा है उसको पीओएसबी हम ऑफर करें, पीएलआई हम ऑफर करें। ये क्रॉस सेलिंग भी संभव हो पाएगा, क्योंकि ये एपीटी हम लोग ने क्रियान्वयन किया है और सफलतापूर्वक अब हो चुका है। 4th सप्लीमेंट्री डॉक्टर अजीत कोपचडे जी। महोदय, नांदेड़ यह गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी है। मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें नांदेड़ की जनता के लिए एक उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे वाला डाकघर, और मेरा जो तहसील है बिलोली, उसके लिए एक डाकघर का उन्होंने निर्माण की मंजूरी दे दी है। मैं माननीय मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस डाकघर को सीएससी, डिजिटल बैंकिंग, आईपीपीबी, वित्तीय सहायता, वित्तीय लेन देन का एक स्थापित करने का विचार है क्या? और यहाँ एक बीएसएनएल की भूमि है, इस डाकघर की जगह काफ़ी छोटी है, तो ये बीएसएनएल की जगह यहाँ पर हस्तांतरित करना ये आपके विचाराधीन है क्या? और इसी जोड़कर नागपुर एवं पुणे की धरती पर नांदेड़ को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जैसा बनाने की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस डाक विभाग के माध्यम से आप पासपोर्ट एवं तथा ये उच्च स्तरीय डाकघर अगर हमें दे दे तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी यह होली सिटी बनने जा रही है। तो हमें इस नांदेड़ को आप उच्च स्तरीय डाकघर और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देने का, कृपा करने का आपके मन में कोई विचार है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, माननीय महोदय ने, सांसद महोदय ने एक प्रश्न में करीब 12 प्रश्न पूछे हैं, पर मैं कोशिश करूंगा हर प्रश्न का उत्तर देते हुए। पहले इन्होंने इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक की बात की। हमारी इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक की गुणवत्ता, क्षमता और हमारी पहुंच इतनी विस्तृत हो चुकी है सर, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो हमारे 1,65,000 पोस्ट ऑफिसेज पे राइड करता है। और सांसद महोदय को खुशी होगी ये सुनते हुए भी कि आज आईबीपीपी की रीच जितने भी हमारे सरकारी एवं निजी बैंक है पूरे देश में, उससे 2.5 गुना ज़्यादा है सर। पर हम किसको सर्विस करते हैं? हम उसको सर्विस करते हैं जिसको कोई और सर्विस नहीं करता सर। ये प्रधानमंत्री जी की जो सोच विचारधारा है संपूर्ण इंक्लूजन की, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, और इसी के तहत आईबीपीबी ने करीब 13 करोड़ कस्टमर्स अपने आज तक बनाए हैं। हमारे टोटल कस्टमर बैलेंसेस करीब 25,000 करोड़ हैं, और टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारे 19 लाख करोड़ केवल इस स्मॉल सेक्टर पेमेंट्स बैंक के आधार पर हम लोगों का संभव हो पाया है।
तो नांदेड़ के लिए भी आईबीपी का बैंकिंग सिस्टम पूर्ण रूप से उपलब्ध है और भविष्य में भी उपलब्ध होगा। जहां तक सांसद महोदय ने पासपोर्ट सेवा केंद्र की बात की, ये नियम बनाया गया है भारत सरकार से कि एक जिले में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र हम लोग पहले श्रेणी में हम लोग स्थापित करेंगे। आज भी देश में करीब 8 या 10 ऐसे जिले बाकी हैं जहां हमको वो POP-SK स्थापित करना है। उसके बाद सेकेंड राउंड में जब हम लोग आएंगे उस समय में हम लोग जरूर इस पर विचार करेंगे। डाक निर्यात केंद्र की जो चर्चा की गई है, जहां निर्यात की क्षमता है वहां हम जरूर इसकी विस्तृतीकरण कर रहे हैं, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय यादव जी। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, जैसे अभी इन्होंने कहा आईपीपी के बारे में कि ये आईपीपीबी उन लोगों को सर्विस देता है जहां कोई नहीं दे पाता, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में कुल 8,259 डाकघरों में से पिछले वर्ष तक लगभग 1,100 डाकघरों में आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वर्तमान में बिहार में ऐसे कुल कितने डाकघर हैं जहां आईपीपीबी की सुविधा नहीं है, अगर नहीं है तो वहां ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा बिहार में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र नए शुरू किए गए हैं पोस्ट ऑफिस में, और डाक निदेशालय द्वारा बिहार में 45 डाकघरों को भी बंद करने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, अगर ऐसा था तो क्यों किया गया है? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, जहां तक आईबीपी की नेटवर्क की बात सांसद महोदय ने की है, हम लोगों की विचारधारा ये है कि आज देश के अंदर हमारे करीब 6 लाख गांव में से करीब 5,92,000 गांव में बैंक्स या आईपीपीबी ब्रांचेस से कवरेज है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग इसमें डुप्लीकेशन नहीं करना चाहते हैं। जहां बैंकिंग की कवरेज है वहां आईपीपीबी बैंक उस गांव में जाएगा जहां बैंकिंग की कवरेज न हो। ये हम लोगों की चिंतन है और हमारा लक्ष्य है। जहां तक बिहार की डेटा की बात की है वो मैं माननीय संसद महोदय को पहुंचा दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। 4 ऑनरेबल मिनिस्टर। टल पे रखा गया। The first supplementary श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। थैंक यू चेयरमैन सर। अभी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संचार मंत्री जी, जो मेरा प्रश्न था उसका जवाब तो मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस संचार क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांवों और शहरों को मजबूत करने के लिए सरकार ने आने वाले दिनों में क्या क्या प्रयोजन किया है वो आपके माध्यम से देश को अवगत कराए। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मैं माननीय सांसद महोदय को बताना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न का सवाल है भारत नेट पर है। भारत नेट हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, एक सुदृढ़ हाईवे बनाने के लिए, जिसके आधार पर भारत का हर नागरिक को संपूर्ण कनेक्टिविटी विश्व से मिल पाए। और भारत नेट 1 और 2 में हम लोगों का उद्देश्य था 2,22,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए करीब 7 लाख किलोमीटर की OFC फाइबर हमने ले की है और 2,15,000 करीब ग्राम पंचायतों को हमने जोड़ दिया है। पर हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि हमारे देश के अंदर जितने 6.5 लाख गांव हैं उनको भी जोड़ने का एक निर्णय और एक संकल्प हमारी सरकार ने ली है। इसी के आधार पर अमेंडेड भारत नेट की योजना भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई है 2023 के अंत में 2024 में, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष महोदय मैं सदन को के पटल पे ये वाक्य रखना चाहता हूँ, पूरे विश्व के सबसे बड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम
ब्रॉडबैंड नेटवर्क को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए योजना है। 1,40,000 करोड़ रुपए की योजना है, $16 बिलियन की। और उसके अंतर्गत जितने हमारे ग्राम पंचायत भारत नेट 1 और 2 में जोड़े गए थे, जो लिनियर टोपोलॉजी में थी और रिंग टोपोलॉजी में नहीं, और लिनियर और रिंग में अंतर ये है कि अगर एक तरफ से वायर कट जाए तो सारी बाकी गांव कट जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी में अगर एक तरफ से वायर कट जाए दूसरा कनेक्शन लाइव रहता है, तो रिडंडेंसी 100% की रहती है। तो उन ग्राम पंचायतों को हम लोग लिनियर से रिंग में लाएंगे और बाकी करीब 50,000 ग्राम पंचायत को भी जोड़ेंगे। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके आधार पर भारत के हर नागरिक को ब्रॉडबैंड सर्विस 25 Mbps का अपने अपने घर तक पहुंचाया जाएगा। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गुजरात के कुल 14,230 और OFC पर सेवा कार्य 14,294 गाँवों को ये सेवा मिली है। मेरा ये पूछना है कि बाकी ग्राम पंचायतों कब तक ये मिलेंगी और कुछ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाने के बावजूद भी इंटरनेट सेवा बाधित या अनुपयोगी रहती है, तो ऐसी ग्राम पंचायतों और जिलों की पहचान कर समयबद्ध सुधार हेतु का कार्य योजना बनाई गई क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। गुजरात ने भारत नेट 2 में स्टेट लेड मॉडल के आधार पर भारत नेट 2 का क्रियान्वयन किया था। मतलब कि राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी के आधार पर इसे तय किया था और हम लोगों की ग्राम पंचायत के टारगेट थे 14,320 फेज़ 1 और फेज़ 2 मिलाकर। और मुझे खुशी है सदन को सूचित करते हुए कि 100% उस टारगेट को संपूर्ण किया है भारत नेट 1 एंड भारत नेट 2 के तहत। इसी के साथ साथ अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको कहा कि कुल मिलाकर 14,264 ग्राम पंचायत को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं और इसी के साथ 23 ग्राम पंचायत को रिंग टोपोलॉजी में कन्वर्ट कर रहे हैं जो लिनियर टोपोलॉजी में रह गए थे। नया OFC करीब हम लोग 30,000 किलोमीटर का ले करेंगे और गुजरात के जो बाकी गांव हैं 3,895 उनको हम डिमांड बेसिस पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसके लिए कुल लागत कैपेक्स पर 2,304 करोड़ रुपए हम लोग ने गुजरात के लिए आवंटित किया है। इसके साथ ऑपेक्स भी, क्योंकि पिछली योजना में सर हम लोग ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निर्धारित बजट में रखी नहीं गई थी, जिसके आधार पर कई कठिनाइयां आई थी। तो इस बार इस 1,40,000 करोड़ रुपए की योजना में कैपेक्स भी है और ऑपेक्स भी है 10 साल के लिए। तो 10 साल का ऑपेक्स गुजरात के लिए 3,304 करोड़ है। कुल मिलाकर करीब 5,691 करोड़ की राशि इस योजना के लिए दी गई है और क्वाड्रिपाइड अग्रीमेंट साइन हो चुका है। गुजरात सरकार GFGNL, डिजिटल भारत निधि और BSNL के बीच में 24 जून 2025 को और GFGNL ने RFP भी फ्लोट कर दिया है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को निर्धारित करने के लिए 19/1/2025 को और स्टेट नॉक के लिए 3 मार्च 2025 को बिड्स इवैल्यूएशन की इवैल्यूएट की जा रही है और जल्द से जल्द इसको हम लोग सूचित करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान राम जी। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रमीलाबेन बैचर बॉय बारा जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय मंत्री श्री को भारत नेट परियोजना के लिए धन्यवाद करते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दुर्गम पहाड़ी जो इलाकों में पंचायतों स्थित है उनको ये
उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवाओं प्राप्त कराने के लिए क्या आयोजन है? धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जैसे मैंने आपके द्वारा सूचित किया था कि हमारे 2,65,000 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी में हम लोग क्रियान्वयन करके ये ब्रॉडबैंड हाईवे हम लोग तय करेंगे। बाकी 3,80,000 गांव पूरे देश में डिमांड बेसिस पे दिया जाएगा, जहां भारत नेट उद्यमी मतलब एक एंटरप्रेन्योर को ये अवसर दिया जाएगा वहां कनेक्टिविटी ग्राम के हर वासी को देने के लिए। उस भारत नेट उद्यमी को कैपिटल सब्सिडी भी और ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। उसी के साथ आज तक करीब हमारे 7,570 भारत नेट उद्यमी ऑलरेडी हम लोग ने चुन लिए हैं और ये योजना भी क्रियान्वयन हो रही है, जैसे अमेंडेड भारत नेट योजना क्रियान्वयन हो रही है। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान अखिलेश प्रसाद सिंह जी। Thank you, Chairman, sir. I want to know from the Honorable Minister, is it correct that BharatNet has missed multiple deadlines? 2014, 2015, 2019, 2023, 2025. What are the reasons thereof? I am told, is this on the account of failed last mile connectivity, linear architectural failure, lack of maintenance, or fourth, paper failure? अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सांसद ने प्रश्न रखा है, मैंने सदन के पटल पे ऑलरेडी रखा है कि करीब हमारे 2,22,000 ग्राम पंचायत जो भारत नेट 1 और 2 के लिए रेखांकित किए गए थे, उनमें से 2,15,000 ग्राम पंचायत को ऑलरेडी कनेक्टिविटी दी गई है। मतलब 97% हमारा एक्सिक्यूशन हुआ है। लेकिन जैसे माननीय सांसद ने कहा, कुछ कारण हैं वो 3% कमी के लिए, और 97% में भी कुछ कमियां रही हैं, जिसका भी मैंने उल्लेख अपने पिछले उत्तर में किया था। लेकिन जो 3% की कमियां हैं वो एक है कि कई जगह बहुत पहाड़ी इलाके हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन है, माउंटेनियस रीजन्स हैं, तो वहाँ अभी तक वो कनेक्टिविटी वो 3% मतलब 2,15,000 और 2,22,000 में 7,000 ग्राम पंचायत में अभी तक इसलिए वो नहीं हो पाई हैं। दूसरा, कुछ इलाके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अफेक्टेड एरियाज़ हैं। थर्ड, हम लोगों की राइट ऑफ वे की बहुत कठिनाई हो रही थी और उसलिए हम लोग ने एक नए बिल में राइट ऑफ वे का गज़ेट नोटिफिकेशन भी पारित किया है, ताकि इसे एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्राइटेरिया दिया जाए हर राज्य सरकार के द्वारा। और आज भी कई राज्यों सरकारों के साथ मैं परामर्श कर रहा हूं कि राइट ऑफ वे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ कई मॉडल स्टेटलेट भी थी, और अब अमेंडेड भारत नेट में इन सभी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए हम लोगों का एक संकल्प है। एक तो जैसे मैंने कहा, लिनियर आर्किटेक्चर से हम लोग रिंग आर्किटेक्चर में जा रहे हैं। एक टेक्निकल टर्म है, पर जीपॉन जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा था उससे ज़्यादा उत्कृष्ट MPLS इक्विपमेंट जो मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग सिस्टम है, उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए स्टेट लेवल नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है, और केंद्र सरकार के लेवल पे एक CNOC सेंट्रल नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है, और इसी के तहत अमेंडेड भारत नेट को हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। फिफ्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर M. तनवाल जी। Honorable Minister in his statement told that total of 14,07,784 fiber to the home connections. I would like to know whether these connections to the home are chargeable or free for the people. Honorable Minister. So the whole concept here is to empower the entrepreneur in India. Our target is to provide 1.5 crore
FTTH connections at the grassroots level. As I have already mentioned, we provided 14,07,000 connections. As the network gets laid out, as the first mile and middle mile network is put into place, the last mile connectivity will come in. I've already mentioned our distribution strategy is through our BharatNet Udyamis, who will be our entrepreneurs at the village level, that will provide that connectivity. We are also giving a subsidy program to our BharatNet Udyamis to make sure that they are empowered enough to be able to provide that connectivity. As far as Tamil Nadu is concerned, the total FTTH connections today, as of date, out of the 14 lakh is about 800 odd, but that will increase as the network gets rolled out. Now, question number 5, Sriman Kartikeya Sharma ji. Thank you, Chairman, sir. Question number 5. Honorable Minister. Is laid on the table of the House. The first supplementary, Sriman Kartikeya Sharma ji. Thank you, Chairman, sir. Through you, I'd like to ask the Honourable Minister, will the government inform the House of the number of Indian private sector entities that have been onboarded across launch vehicles, satellites, propulsion systems and space-grade electronics since the establishment of InSpace, and the cumulative amount of private investment mobilized during this period? Honourable Minister. Chairman, sir, I'm glad that the honourable member has asked this question, and this gives us an opportunity to share some of the recent achievements in the space sector. As he is truly mentioned in his question as well, India is fast emerging as a hub of space manufacturing, hub of space entrepreneurship, and also a hub of space economy. And before I enumerate the various private sectors and the parties which are involved, I think it's also important to mention over here that all this has happened in the last few years. We never had a dearth of talent in ISRO, or their expertise, or their commitment, or their aspirations. We have seen our scientists giving their all in the service of the space program. The two founding fathers, namely Dr. Sarabhai from Gujarat and Dr. Satish Dhawan from Jammu and Kashmir, put their entire heart and soul into this. But what was possibly lacking was an enabling milieu, which, as he rightly mentioned, the honourable member, happened after 2019, when the government decided to set up New Space India Limited and also to open up the space sector to private players. So this was one of the most path-breaking decisions of the government, and the credit goes to the Honourable Prime Minister Modi ji for having broken many taboos of the past. And that was followed by the constitution of what he is referring to as InSpace, a single window interface between the private sector and the public sector. And the results have been enormous. We were just about a dismal economy in the space sector. Today we are 8.4 billion. In 8-10 years, we hope to go up by 4-5 times, maybe to 40-45 billion. We were just a single-digit startup. Today, as on date, we are 399. And as far as our engagement in the public-private sector is concerned, the Hindustan Aeronautics Limited has already signed a technology of transfer agreement with the ISRO for a small satellite launch vehicle. Then if I go in detail, it will take very long, but I can just name a few of them because of his interest in the space sector. We have the Pixel Space India Limited, we have Agni-Cool, which is realizing a rocket engines, we have Skyroot, which is going to launch its Vikram 1 shortly this year itself. We have Dhruv Space, again at Hyderabad, which is using Falcon 9. We have Digantara, we have Galaxy I, we have Anant Technology. So we have a host of these, and the other aspect of this is that we are also now have increased the revenue which is being generated by the launch of the foreign satellites. Like, for example, out of the 434 foreign satellites launched since ISRO undertook this initiative, as many as 399 were launched after 2014 when Prime Minister Modi took over. And as a result of this, India has so far earned as many as 323 European euros to 323 million euros and $233 million. So in a nutshell, I can also reasonably claim that
in the times to come, in the future growth of India's economy, space is going to be a very important contributor. It's one of the sectors which had remained possibly underexplored or unexplored till now.